डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का तीसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके थे फ्रांसीसी रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस बिकेम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र की ओर बढ़ता है और संविधान के अनुसार वहां का राजा शासन करने लगता है। पहला पॉइंट है द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 विच मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। राष्ट्रीय जो असेंबली बनाई गई थी फ्रांस में, उसने 1791 में, याद रखना होगा, 1791 में एक संविधान का निर्माण किया था जिसका मुख्य उद्देश्य था कि राजा की जो शक्तियां, अपार शक्तियां मिली हुई थी, उन शक्तियों को लिमिट करना, सीमित करना, कम करना। द पावर्स वेयर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, व्हिच मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कि अब फ्रांस की जो शक्तियां थी, उन शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया। किसमें किसमें? लेजिस्लेचर में, विधायिका जिसको कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में, और जुडिशियल न्यायपालिका में, जिसके कारण फ्रांस क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। द नेशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स विच वेयर चूजन बाय एक्टिव सिटीजन्स। नेशनल असेंबली जो फ्रांस में बनाई गई थी, वो चुने हुए लोगों के ग्रुप के द्वारा अप्रत्यक्ष से चुनी हुई थी, जो कि एक्टिव सिटीजन से। दो तरह के सिटीजन हुआ करते थे वहां पर, पैसिव सिटीजन और एक्टिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था वे थे, और एक्टिव सिटीजन जिनको वोट देने का अधिकार था उनको एक्टिव सिटीजन कहते थे। एक्टिव सिटीजन के द्वारा चुने गए इलेक्टेड ग्रुप से वो नेशनल असेंबली बनी हुई थी। एक्टिव सिटीजन्स comprises of only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage। अब एक्टिव सिटीजन कौन थे? जो नागरिक जो 25 वर्ष के ऊपर का हो और वह टैक्स के रूप में अपने 3 दिन का वेतन, जो मजदूरों का वेतन निर्धारित किया गया था, उतना वेतन वो टैक्स के रूप में दिया करता था, वह एक्टिव सिटीजन कहलाता था। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वेयर पैसिव सिटीजन्स हु हैड नो वोटिंग राइट्स। बाकी पुरुष और सारी महिलाएं वो पैसिव सिटीजन हुआ करती थी, जिनको वोट देने का कोई राइट्स नहीं था। अब लोग पढ़ेंगे फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम। फ्रांस का जो संविधान था उस समय कैसा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशंस बिगेन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनर सिटीजन। संविधान के जो बनाया गया नेशनल असेंबली के द्वारा फ्रांस का, उस संविधान की शुरुआत जो होती है पुरुषों और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पत्र के साथ शुरू होती है। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ were given to each human being by birth and could not be taken away। कौन कौन से अधिकार दिए गए वहां के फ्रांस के नागरिकों को? कि जीवन जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, कोई भी अपना मत विचार प्रदर्शित करने का अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार, ये सब हर मानव को दिए गए, जो कि बाय बर्थ दिए गए, और इसको कोई भी सरकार नहीं ले सकती थी। ऐसा संविधान बनाया गया। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। यह वहां की जो गवर्नमेंट थी, वहां की जो सरकार थी, उसका यह कर्तव्य बनता था कि फ्रांस में दिए गए जो भी ये नेचुरल राइट्स थे, हर नागरिकों के नेचुरल राइट्स का सुरक्षा करें। अब लोग पढ़ेंगे वेरियस पॉलिटिकल सिंबल्स। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के समय अनेकों पॉलिटिकल सिंबल्स थे, उसके बारे में पढ़ना है। पहला है ब्रोकन चेन। द ब्रोकन चेन, टूटी हुई कड़ी। और टूटी हुई कड़ी का क्या सिंबल था भाई?
तो स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ब्रोकिंग चेन यह दर्शाता था कि आजाद, वहां के जो लोग हैं आजाद हो गए। इसके बाद बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेज, ये वो रॉड का जो बंडल था वो दर्शाता था एकता की जो ताकत थी, एकता की ताकत को दर्शाता था। तीसरा है द आई विद इन ए ट्रिएंगल रेडिएटिंग लाइट। एक ट्रिएंगल से लाइट रेडिएट करता हुआ। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, इसका मतलब था वो ज्ञान का जो प्रकाश था वो चारों तरफ फैल रहा था। सेप्टरे, सेप्टरे मतलब था, अर्थ था सिंबल ऑफ पावर, सिंबल ऑफ पावर। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, एक मतलब स्नेक सांप जो है रिंग के आकार में, सांप जो है रिंग के आकार में पूंछ को काटता हुआ, मतलब मुंह में अपने पूंछ को प्रवेश कराया हुआ सिंबल था। सिंबल ऑफ इटर्निटी, शाश्वत का सिंबल, शाश्वत में हमेशा चलने वाला। रिंग जो होता है हमेशा कभी अंत नहीं होता है, तो इटर्निटी का वो सिंबल था, शाश्वत हमेशा चलने वाला। रेड फ्रीजियन कैप, वो किसका सिंबल था? कैप ओर्न बाय ए स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। एक गुलाम के द्वारा जब लाल टोपी पहनी जाती थी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गुलाम जो है आजाद हो गया, तो रेड कैप आजादी का सिंबल था। इसके बाद है ब्लू व्हाइट रेड। ब्लू व्हाइट रेड जो कलर था वो द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ये जो 3 रंग था फ्रांस का राष्ट्रीय रंग था, कलर था। द विंग्ड वोमेन, एक ऐसी महिला जिनमें डैने लगे हुए थे, उड़ने वाले जो डैने होते हैं पक्षियों के, उस तरह से डैने लगे हुए थे। इसका मतलब था पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, कानून जो बनाया गया था उसका व्यक्तिगत तौर पर जो आजादी मिलती है उस कानून के माध्यम से उसको दर्शाया गया। द लॉ टैबलेट, वो टैबलेट जो होता है वो कानून का टैबलेट है, मतलब कि दोनों तरफ एक ही जैसा, दोनों तरफ एक ही जैसा वो टैबलेट लिखा है कि कानून द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। ये कानून का जो लॉ का जो टैबलेट बनाया गया, मतलब आधा इधर आधा इधर, तो दोनों तरफ समान। इसका मतलब यह हुआ कि सारे लोग जो हैं कानून के समक्ष बराबर हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की। फ्रांस से राजतंत्र का अंत जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं हम लोग। लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशंस बट ही मेड सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग्स ऑफ प्रूसिया। लुइस 16 जो 16वां जो था वो संविधान जो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया था उसको संविधान पर साइन तो कर दिया, लेकिन वह चुपके चुपके प्रूसिया के राजा के साथ वह संधि भी कर रहा था, मेल मिलाप कर रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज टू वेयर ओरिड by the development in France and made plans to send troops to stop the revolutionary events taking place। और कि फ्रांस के आसपास के जो देश थे, पड़ोसी देश, वो भी फ्रांस में हो रहे डेवलपमेंट, जो विकास हो रहे थे, जो भी चेंजेस परिवर्तन हो रहे थे, उससे लेकर चिंतित थे और वे प्लान बना रहे थे कि अपनी अपनी संयुक्त टुकड़ियों को भेज करके फ्रांस में हो रही क्रांतिकारी घटनाओं पर रोक लगाई जाए। ये फ्रांस के पड़ोसी जो देश थे ये भी प्लान बना रहे थे, फ्रांस में हो रही घटनाओं को वो लोग विरोध कर रहे थे। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। इस घटना होने के पहले ही फ्रांस की जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी, अप्रैल 1792 में ही वोटिंग हुआ नेशनल असेंबली में और बहुमत से पारित हो गया कि इस तरह से जो हमारे देश के खिलाफ में विद्रोह करने के लिए पड़ोसी देश कर रहे हैं उसके लिए युद्ध छिड़ा जाए। और उसी के तहत प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध छेड़ दिया गया, युद्ध शुरू हो गया। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन द आर्मी फ्रॉम द प्रोविंसेस। और कि फ्रांस के अनेक प्रांतों से जो लोग थे वो स्वैच्छिक रूप से वॉलंटियर्स हजारों वॉलंटियर्स आर्मी में शामिल हुए, देश को प्रति समान उनका जो बढ़ गया था उसके लिए और देश के लड़ने के लिए। पीपुल saw this war as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe।
और लोगों ने इस युद्ध को कैसा देखा, लोग जो थे अपने मन से शामिल हो रहे थे सेना में, तो इसलिए हो रहे थे क्योंकि वे युद्ध को राजाओं के विरुद्ध और कुलीन तंत्र जो फैला हुआ था पूरे यूरोप में, राजाओं और कुलीन तंत्रों के विरुद्ध यह युद्ध के रूप में देख रहे थे। इसलिए वे लोग अपनी मर्जी से सेना में शामिल हो रहे थे। द पेट्रियोटिक सॉन्ग मार्शलीज कंपोज्ड बाय पोएट रोगेट डी लेसे was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris, which is now a national anthem of France. देशभक्ति सॉन्ग मार्शलेज, इसकी रचना एक कवि जिसका नाम था रोगेट डी लैसे यह की गई थी और यह पहली बार क्रांतिकारियों के द्वारा मार्शलेज में गाया गया था, जो कि पेरिस में वो गए थे और जो कि आज वही मार्शलेज जो है फ्रांस का नेशनल एंथम है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political rights only to the richest section of the society। 1791 में जो संविधान बनाया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा, उस संविधान में भी क्या किया गया था कि पॉलिटिकल राइट्स केवल जो समाज के सोसाइटी के धनी वर्ग के लोग थे उन्हीं को केवल पॉलिटिकल राइट्स प्रदान किए गए थे। वहां भी भेदभाव किया गया था, गरीब लोगों को छोड़ दिया गया था। पॉलिटिकल क्लब्स वेर एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल who wish to discuss government policy and plan their own forms of action। राजनीतिक क्लब्स लोगों के द्वारा बनाए गए जो चाहते थे कि गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं और जो भी उनका कार्यक्रम है, प्लान है, उस पर वे डिस्कस करें और उसके अनुसार वे अपना एसोसिएशन बनाए, संघ बनाए। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन। उसी तरह के क्लबों में से सबसे महत्वपूर्ण क्लब जो बनाया गया लोगों के द्वारा, उनका उस क्लब का नाम था जैकोबिन्स। जैकोबिन्स क्लब बनाए गए, याद रखना जैकोबिन क्लब वर्ड है। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब्स बिलोंग टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये जैकोबिन जैसे कि बताया गया 1791 में जो संविधान बनाया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा, उस संविधान में भी गरीब लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे, तो उससे वो दुखी थे। इसलिए वो पॉलिटिकल क्लब अपना अपना बनाने लगे। उसमें से अनेकों को पॉलिटिकल क्लब बनाया गया, उनमें से जैकोबिन क्लब सबसे इम्पोर्टेंट था। और इसमें जो मेंबर थे ये सब समाज के, सोसाइटी के जो बहुत ही कम समृद्धशाली थे, मध्यम वर्ग थे, वे थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। उनका जो लीडर था, जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे, उनका जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। जैकोबिन स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर एंड केम टू बी नोन एज द सैंगुलेटिस, लिटरली मीनिंग दोज विथआउट नी ब्रीचेज। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वे धारीदार पायजामा, जिसको ट्राउजर कहते हैं, वे पहनने लगे और उनको सैंगुलेटिस कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है बिना नी ब्रीचेज वाले। मतलब वहां फ्रांस में जो अरिस्टोक्रेट वर्ग था, जमींदार वर्ग था, धनी वर्ग था, वो नी ब्रीचेज पहनते थे। मतलब कि ठेहुन जो होता है वो पैर का जो होता है वो आधा तक होता है, वहां तक पहनते थे, उसको नी ब्रीचेज कहा जाता था। तो वो नहीं पहनते थे बल्कि पूरा उनका पैर ढका रहता था। आप पायजामा जो होता है स्ट्राइप और धारीदार उस तरह से पहनते थे। इसका मतलब हुआ ये लोग आजाद हो गए। इन द समर ऑफ 1792, 1792 में के गर्मी के दिनों में जैकोबिन रिवोल्टेड ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। जैकोबिन क्लब के मेंबरों ने क्या किया, जो खाद्यान्न था, फूड था, उसका मूल्य भी में भी वृद्धि हो चुकी थी और वो सप्लाई भी, आपूर्ति भी जो था वो कम हो रहा था। जितना चाहिए था लोगों को उतना भोजन के खाद्यान्नों की सप्लाई नहीं हो रही थी। उसके चलते उन्होंने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। ऑन अगस्त 10 अगस्त को दे स्टॉर्म द पैलेस द टू रिलीज मास्करेड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। 10 अगस्त को वे क्या किए, टूरलीज के राजमहल पर धावा बोल दिए। वहां पर राजमहल के जो राजा के जो गार्ड्स थे उनको हत्याकांड कर दिए, मार दिए और राजा को अनेकों घंटों तक बंधक बनाए रखे।
ये जैकोबिन क्लब के मेंबर्स लोग। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में असेंबली में, नेशनल असेंबली में वोट हुआ और ये जो रॉयल फैमिली था, राजा का जो परिवार था, उसको जेल में डालने के लिए वोट पड़ा और राजा को जेल में डाल दिया गया, उसके परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। इलेक्शंस वर हेल्ड, चुनाव कराए गए। ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबोव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। सारे पुरुष जो कि 21 वर्ष के ऊपर, 21 वर्ष के थे या 21 वर्ष के ऊपर थे, उनको बिना संपत्ति का ध्यान में रखते हुए वोट देने का अधिकार मिला। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। ये नया नया जो चुनाव होकर के असेंबली बनी, उस असेंबली का नाम दिया गया कन्वेंशन। अब कन्वेंशन की सरकार आ गई। ऑन 21 सितंबर 1792 कन्वेंशन एबोलिशेड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक। 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन जो नेशनल असेंबली बनाई गई, उसने मोनार्की को खत्म कर दिया है, राजतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया फ्रांस में, और फ्रांस को एक रिपब्लिक मतलब गणराज्य घोषित कर दिया गया कन्वेंशन के द्वारा। लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। अब लुई 16 जो कि जेल में कैद था, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसको फांसी की सजा दे दी गई। On 21 January 1793, he was executed publicly at the Palais de la Concorde। यानी कि 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को पैलेस डी ला कॉनकोर्ड एक जगह का नाम है, वहां पर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। Soon later, the queen met with the same fate। उसके बहुत जल्दी, उसके बाद राजा को फांसी देने के बहुत जल्दी क्या किया गया, मेरी एंटोनेट जो रानी थी उसको भी फांसी दे दी गई। अब हम लोग पढ़ेंगे रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to also the reign of terror as of spear followed a policy। अरे कि 1793 से लेकर 1794 के बीच कन्वेंशन की जो सरकार बनाई गई थी, ये जैकोबिन क्लब का ही मेंबर था। तो इसमें 1793 साल भर का जो काल था फ्रांस का, उसको आतंक का राज्य कहा गया। उसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। जैसा कि पहले बताया, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जैकोबिन क्लब का लीडर था। वो फ्रांस का शासक बना और उसने सीवर कंट्रोल और पनिशमेंट की नीति अपनाई। इतना ज्यादा कंट्रोल स्थापित किया और पनिशमेंट देने लगा कि उसके ही में जो लोग थे ये मॉडरेशन की बात करने लगे कि इतना सख्ती ठीक नहीं है। ऑल हिज एनिमीज, एक्स नोबेल, क्लर्गी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन एंड गुलेटिनाइड। उसके सारे दुश्मन, वो चाहे भूतपूर्व सामंत हो, जमींदार था, या कलर्गी वर्ग के कोई था, या दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के मेंबर थे, यहाँ तक उसके अपने पार्टी के मेंबर भी जो भी उसके नीतियों से सहमत नहीं था, उसके द्वारा जो मेथड अपनाया गया था उससे नीतियों से सहमत नहीं था, उसको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया और यहाँ तक कि गुलेटिनाइड किया गया। गुलेटिनाइड मीन्स होता है उसको काट दिया गया, सिर को काटा जाता था। गुलेटिनाइड ये सिर काटने का एक सिस्टम था वहां का, दंड देने का। एक ब्लेड, दो पोल होते थे, इसको गुलेटिन महोदय ने आविष्कार किया था लोगों को मारने के लिए, जिसमें दो पोल होता था, ऊपर से एक ब्लेड, भारी ब्लेड होती थी और नीचे सर पर गिरा दिया जाता था सोला करके, और वो सिर से अलग, धड़ से अलग हो जाता था। इसको गुलेटिनाइड मतलब गुलेटिन पर काटा गया।
Robespierre governments formulated law placing a Maximilian ceiling on rates and prices. मैक्सिमिलियन की सरकार ने रॉबस्पियर मैक्सिमिलियन की सरकार ने मजदूरी और वस्तुओं का जो मूल्य था उसको कंट्रोल में करने के लिए कानून बनाए। मीट एंड ब्रेड वेयर राशन, मीट और ब्रेड उसको राशन किया गया, सरकारी देखरेख में बेचा जाने लगा। Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at price fixed by the government. किसानों को फोर्स किया गया कि वे अपने सामान को, अपने अनाज को शहरों में ले जाकर के सरकार के द्वारा तय जो कीमत थी उस पर बेचे। The use of more expensive white flour was forbidden and all citizens were required to eat the quality bread, a loaf made of whole wheat. एक व्हाइट फ्लावर होता था जो कि महंगा होता था, साधारण गेहूं थे, उस पर रोक लगा दिया गया और सारे नागरिकों को क्या कहा गया, एक तरह का ब्रेड खाने के लिए कहा गया। इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मन्स्योर्स एंड मैडम, सर मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वेयर एड्रेस एज सिटियोन एंड सिटियोनी। कह रहा है कि पहले सर और मैडम की जो उपाधि दी गई थी उन सबको हटा करके सारे फ्रांस के लोगों को क्या कहा गया, फ्रांस के पुरुषों को सिटियोन कहा गया, जो महिलाएं थी उनको सिटियोनी कहा गया, नागरिक कहा गया। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। जो कलरगी वर्ग के चर्च थे, गिरजाघर, उस सबको बंद कर दिए गए और उनका जो बिल्डिंग था, भवन था, सबको बैरक सैनिक छावनी में या सरकार के कार्यालयों में बदल दिया गया। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटिन। जैसी करनी वैसी भरनी, आप कहावत लोग सुने होंगे। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की सरकार इतनी आतंकित हो गई थी कि उसकी अपनी पार्टी के जो लोग थे उसमें नरमी की बात कर रहे थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। वो सब जगह आतंक ही आतंक फैल चुका था साल भर के भीतर। तो क्या हुआ, अंततः उसे भी एक कोर्ट के द्वारा सजा दे दी गई। उसने भी गलती की थी, सजा दे दी गई। 1794 में उसको भी गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के अगले दिन बाद उसे भी उसी तरह से गुलेटिन पर उसको धड़ से सिर को काट कर अलग कर दिया गया। द गुलेटिन इज ए डिवाइस, अभी जैसा कि मैं बता चुका हूं गुलेटिन किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ए डायरेक्टरी